नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां लेवी वसूलने आए नक्सली की हत्या हुई है। ग्रामीणों ने घेर कर पिटाई की थी। इलाज के दौरान घायल नक्सली की मौत हो गई है। जेएमएम का सुप्रीमो अभय जी था। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया था। चंदवा अस्पताल में इलाज के दौरान नक्सली की मौत हो गई। ग्रामीणों के साथ झड़प के दौरान गोली चलाई गई थी। तो देखिए, लातेहार से ये बड़ी खबर, जहां लेवी वसूलने आए नक्सली की हत्या कर दी गई है। बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद से पुलिस को सौंपा गया था और उसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेएमएम का सुप्रीमो अभय जी था और इसकी पिटाई हुई थी और पिटाई के बाद इसे पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान मौत हो गई। और हमारे साथ फोन लाइन पर विकास जुड़े हैं। विकास, इस नक्सली की अब हत्या इसे कहेंगे, पिटाई के बाद मौत हो गई, अभी अपडेट क्या है? जी, सही बात है कि ये नक्सली सुप्रीमो था। एसजेएमएम का नक्सली सुप्रीमो अभय जी उर्फ किशोर नायक इसका नाम था और काफी दुर्दांत था। आए दिन इस क्षेत्र में ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया करता था और छोटे छोटे व्यवसायियों से भी लेवी वसूलता था, तो काफी लोग इससे परेशान थे। उसी दौरान ये कल देर शाम पहुंचा बारी, चंदवा थाना क्षेत्र के बारी गांव में लेवी वसूलने, और ग्रामीणों से बकझक हुई और उसने अपने बचाव के लिए गोलीबारी कर दी और ग्रामीण उसके बाद गोलबंद हुए और उसको घेर कर पिटाई किया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इसके बाद छापेमारी करने के बाद 3 और अन्य इसके साथी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असला, गोली ये सब भी बरामद की गई है और पुलिस अभी भी पूरे मामले पर जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है। जी, चलिए, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। शीतलपुर में एक घर में ब्लास्ट हुआ था। धमाके में एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं, 2 को इलाज के लिए रांची भेजा गया है। 4 घायलों का धनबाद में इलाज जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जो घायल है वो जरूर बता रहे थे कि उनके घर में पेट्रोल डाला गया, उसके बाद से आग लगाई गई, विस्फोट किया गया। हालांकि पूरा मामला क्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इस ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि इस मामले का खुलासा जल्द करेंगे। सभी एंगल से पुलिस की जांच जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें सामने आई थी जब ये ब्लास्ट हुआ था घर में और इसके बाद से घर क्षतिग्रस्त हो गया था। आसपास के लोग इकट्ठे थे। आसपास के लोगों ने बताया कि हमें पता नहीं कि अंदर हुआ क्या है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद दौड़े दौड़े लोग यहाँ पर पहुंचे। एक की मौत इस मामले में हो गई है, कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। उनका बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। लेकिन अब तक जिस साजिश की या फिर आशंका की बात की जा रही है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है कि आखिर घर में कौन घुसा था, किसने आग लगाई थी, विस्फोट कैसे हुआ था। जो सिलेंडर था वो भी सुरक्षित पाया गया था। तो ऐसे में कई एंगल से जांच लगातार की जा रही है और जो शक परिवार वाले जता रहे हैं उसके हिसाब से पुलिस आगे बढ़ रही है। और देखिए, अब तक इस आग लगी है घर में, जो प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि आग भी घर में लगी है और घर का जो छत है वो भी टूटा हुआ है। अब वो किस कारण से टूटा, आग लगी और वो घर के अंदर में कुछ ऐसा चीज़ था या बाहर से कोई ऐसा चीज़ हुआ है, इसको लेके हम लोग जांच कर रहे हैं। हर एक बिंदु में अभी एफएसएल की टीम भी इस पर पूरी जांच करेगी। अभी हम लोग पीओ एक तरह से सील रहेगा, पीओ में किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एसडीपीओ आवास के सामने चोरी हुई। 2 घर में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। 1 लाख के जेवर की चोरी हुई है। 7200 रुपए भी चोर ले गए हैं। महाकुंभ में घर के लोग गए हुए थे। चोरी की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
तो पतरातू पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देखिए कैसे घर का सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस घर के अंदर मौजूद है, मामले की छानबीन की जा रही है। परिवार वाले महाकुंभ गए थे और इसी दौरान इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां 1 लाख के जेवर, 7200 रुपए करीब के चोरी जो है वो यहां से की गई है। हमारे घर में चोरी हुआ है, जिसमें जेवरात लगभग 1 लाख रुपए का और 7200 रुपया लगभग कैश सामान का चोरी हुआ है। ये चोरी हमारे आवास में आए थे। विधायक जी भी काफ़ी चिंता व्यक्त किए हैं और बोले हैं कि हम एसपी साहब से और डीसी साहब से बात करेंगे और जल्द जांच कर जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। गुमला से बड़ी खबर, जहां वृद्ध की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। शादी में शामिल होने ये मृतक गया था। अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। मृतक बुद्धमन मुंडा की उम्र 60 साल बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटनास्थल की, जहां पर वृद्ध की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए यह मृतक गया हुआ था और अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शादी में चंपा टोली गया था, उसमें शादी में शाम तक था और रात हुआ तो रात में पिया खाया कि नहीं खाया तो उसको पता नहीं। उसमें लाठी डंडा से मार के उसको मौत कर दिया। फिर लास्ट में उधर ले गए कि ढोरा तरफ फेंक दिया। गुमला से बड़ी खबर है, जहां ऑटो बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। ऑटो पलटने से 9 लोग घायल हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बाइक सवार मौके से फरार हो गया। गुमला थाना के टाटी टोली की घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गुमला से बता रहे हैं, ऑटो बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। ऑटो पलटने से 9 लोग घायल हुए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बाइक सवार मौके से फरार हो गए। गुमला थाना के टाटी टोली की घटना सामने आई है। तो ऑटो और बाइक के बीच टक्कर और इस टक्कर में कई घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। अब जरा जमशेदपुर में सुनारी दो मुहानी के पास बने अपार्टमेंट का हाल देख लीजिए। लोग कैसे नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले 8 महीने से ड्रेनेज का पानी जमा है। संक्रमण का खतरा ऐसा, लोगों का दावा है कि 2 से 3 लोग की मौत हो चुकी है। फिर भी नाले के पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। फ्लैट के लोगों ने एक बार नहीं कई बार पूर्व विधायक बंदा गुप्ता से लेकर सरयू राय, जेनेसी और डीसी तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सभी जगह से सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लौ नगरी जमशेदपुर शहर को स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर शहर में बड़ी बड़ी इमारतें तो बना जाती है, मगर उसकी सफाई ठीक से नहीं होने के चलते हजारों लोग आज भी नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर, आप देख सकते हैं सोनारी का स्थिति। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर 6 बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए गए हैं और इस अपार्टमेंट के चारों तरफ जो है लगभग 107 परिवार यहाँ रहते हैं और वो पूरी तरह से नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह पूरे गटर का पानी जो है वो अपार्टमेंट के चारों ओर फैला हुआ है और इसे देखने वाला कोई नहीं, ना तो स्थानीय विधायक, ना तो जेनेसी, ना ही टाटा स्टील के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 8-10 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। सरयू राय को बोले थे, बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थे तब बोले थे हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। पर हम लोग भी तो इंसान से ही ताल्लुकात रखते हैं ना सर, बताइए ऐसे कैसे जिएगा इंसान। खाने में बहुत, बच्चा छोटा छोटा रहता है, इतना मच्छर होता है घर में, बहुत परेशानी होती है, बहुत झेलना पड़ता है। देख रहे हैं आप, तो देख ही रहे हैं, क्या बोलेंगे और कोई देखने वाला नहीं। पूर्व विधायक जो स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उनके थ्रू पहले उनको अप्रोच किया हमने। उन्होंने 2-3 बार स्वयं निरीक्षण किया, अपने भाई को, उनके छोटे भाई को भेजा, उन्होंने भी देखा। सबके प्रूफ मेरे पास, रिकॉर्ड रिसीविंग कॉपी मेरे पास है सभी की। उसके बाद में डीसी को हमने 2-3 बार ज्ञापन दिया। जेएनएसी में गए, विशेष पदाधिकारी से मिले, उनको ज्ञापन दिया, सभी से रिसीविंग लिया हमने, लेकिन सभी का आश्वासन खाली मिला कि इलेक्शन है हो जाएगा, इलेक्शन नहीं है हो जाएगा, फंड नहीं है हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे भी कहा गया तो वो बोले कि ठीक है हो जाएगा, आप लोग इंतजार करें और 3-4 महीने। क्या कि हमारा फंड आना है, सब फंड आना है। उसके अंदर यहाँ ऑलरेडी हमारी कॉम्प्लेक्स में इस इन्फेक्शन के चलते 2-3 मौतें हो चुकी हैं। 2-3 मौतें, बुजुर्गों की मौतें हो चुकी हैं। लगभग 8 महीनों से ये इसी तरह ये फैला हुआ है और पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो या डीसी हो या नगर निगम हो,
सभी लोगों ने इनको सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिया है, मगर अब देखना ये है कि इस खबर के बाद अधिकारियों की आंख कब तक खुलती है और कब तक इस कुव्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। कि अगर दुरुस्त नहीं होता है तो इसी तरह लोग, यहाँ रहने वाले लोग नरकीय ज़िंदगी में जीते हैं। मगर अब देखना यह है कि कब तक अधिकारियों की आंख खुलती है और कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और आज से बड़ी खबर, जहां सीयूजे के हॉस्टल में खाने में चूहा मिला है। खाने में मरा हुआ चूहा मिला। कल देर रात छात्रों ने हंगामा किया। कांके थाने में छात्रों ने आवेदन दिया है। हंगामे को लेकर छात्रों का आरोप है मेस इंचार्ज ने हाथापाई की। चूहा मिलने के बाद छात्रों ने तोड़फोड़ की थी। 20 छात्रों को उल्टी की शिकायत हुई। 2 बीमार छात्र रिम्स में भर्ती हैं। तो देखिए, सीयूजे के हॉस्टल में खाने में चूहा मिला। जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि खाने में मरा हुआ चूहा मिला। गौरव हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। गौरव, कहां गड़बड़ी हुई, कैसे ये चूहा उनके खाने में पाया गया? बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें कि कल देर रात की ये घटना है, जब विद्यार्थी अपने भोजन लेने के लिए मेस में गए हुए थे और उसी दौरान ये हंगामा हुआ है। विद्यार्थियों का आरोप है कि भोजन में कल जो मेस के द्वारा उन्हें भोजन दिया गया था उसमें चूहे का बच्चा मिला। उसके बाद बच्चों ने विरोध शुरू किया। विरोध के बाद जमकर हंगामे हुए हैं और हंगामे के बीच स्टूडेंट्स का आरोप है कि जो मेस इंचार्ज हैं उन्होंने इनके साथ हाथापाई की है और जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। हालांकि आज 11 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है, जहां सभी बच्चे जो हैं वो एडमिन बिल्डिंग जाएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे कि भोजन में चूहा मिला है और मेस इंचार्ज पर कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर जो कॉलेज प्रबंधन है वो संज्ञान लेती है और किस तरीके से पूरा मामला सुलझता है। जी चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। खबर सरायकेला से है, जहां गम्हरिया में टाटा स्टील की यूनिट टायर रोल्स मिल के आवासीय परिसर में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग में कुल 16 घर थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि टायो कंपनी बंद होने के बाद इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। खतरे की आशंका को देखते हुए फ्लैट खाली कर दिया गया था। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में कंपनी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। इस दौरान फ्लैट में रहने वाले लोगों में नाराजगी देखी गई। अचानक से सारा बिल्डिंग गिर, हम सामान खाली कर रहे थे और मन नहीं कर रहा। हम लोग को भी डर है कि हम लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं ये सामने वाला ये भी गिरेगा, तो हम लोग के लिए भी कुछ ये करना चाहिए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक से रात में? अब तो रूम में जाने में डर लग रहा है। कितना परिवार चला गया? करीब 7 लोग थे, 7 फैमिली। और कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन रहता तो पहले ही खाली कर लिया गया था, पहले ही लोग खाली कर लेते। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। एज जो जितना मैं जानता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी। और उसके बाद फिर जब मैं चिल्ला के सबको बाहर निकाला तो वो लोग बाहर निकले। उसके 2 मिनट भी नहीं लगा, बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गई। राजधानी रांची में इंजीनियरिंग संस्थान फिटजी पर ताला लटक जाने की वजह से छात्रों और अभिभावकों में कंफ्यूजन और नाराजगी का माहौल है। दरअसल शनिवार को संस्थान में अचानक ताला लग जाने से छात्रों में खलबली मच गई। रांची में इस इंजीनियरिंग के संस्थान के 2 सेंटर हैं। इसमें 1600 से ज्यादा छात्र कोर्स मटेरियल के जरिए IIT इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोचिंग में ताला लग जाने की वजह से ये परेशान है। बताया जा रहा है कि संस्थान की ओर से यहाँ काम करने वाले फैकल्टी को सैलरी नहीं दी गई है। हालांकि रांची के हरिओम टावर स्थित सेंटर में एक गार्ड की तैनाती जरूर कर दी गई है। गार्ड ने बताया कि 3 दिनों के अंदर कोचिंग को खोलने की जानकारी उसे दी गई है। तो देखिए, अचानक तालाबंदी होने से छात्रों के बीच अफरा तफरी हो गई। वो थोड़ा पैनिक भी हो गए कि आखिर किस वजह से इस सेंटर को बंद कर दिया गया है। हालांकि गार्ड जरूर यहाँ पर मौजूद है, जिसे यहाँ पर बिठाया गया है। जिस गार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो कैमरे में कैद हुआ है। और जब उससे सवाल पूछा गया कि तालाबंदी क्यों, छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, उनको तैयारी करनी है, तो उसने बताया कि हमें जानकारी ये दी गई है कि हम आने वाले 2-3 दिनों में इस सेंटर को खोलेंगे। लेकिन सवाल कई है इस प्रबंधन पर कि आखिर छात्रों को सूचना क्यों नहीं दी गई। और सवाल ये भी फैकल्टी को लेकर भी कि उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि इस संस्थान की अगर बात करें तो ये फीस भी बच्चों से लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर बद इंतजामी क्यों, और इसी पर सवाल लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि गार्ड की जो तस्वीर दिखा रहे हैं
गार्ड ने बताया कि 3 दिनों के अंदर कोचिंग को खोलने की जानकारी उससे दी गई है, लेकिन आखिर ये जानकारी बाकी शिक्षकों तक क्यों नहीं पहुंची, छात्रों तक क्यों नहीं पहुंची। राजधानी रांची में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच एक खौफ का माहौल है, और खौफ का माहौल इस वजह से है कि राजधानी रांची में जो फिटजी जो संस्थान है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराता है, उस संस्थान पर अब ताले लटक गए हैं। मतलब छात्रों को यह पता भी नहीं था कि जहां वह कोचिंग करने जाते हैं अचानक वह कोचिंग करने पहुंचेंगे। और आपको रांची के जो देख सकते हैं कि यह संस्थान है फिटजी का, हरिओम टावर में यह संस्थान है। राजधानी रांची में फिटजी के 2 सेंटर हैं, एक सेंटर रांची में हरिओम टावर में, दूसरा डोंडा में है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आकर इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। कुल मिलाकर कारोबार कहें, बिजनेस कह लीजिए, जो कर लीजिए, ये तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा का है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ताले लटक गए हैं, और यहाँ पर ना कोई स्टाफ है, ना कोई रिसेप्शन में यह बताने वाला है कि वास्तव में माजरा क्या है। ये ताला लगा था, क्या उस दिन भी आप थे ड्यूटी में? हाँ, ड्यूटी में थे। तो हम लोग को बोला गया कि 3 दिन की छुट्टी है, 26 जनवरी से 1 दिन पहले से बंद हुआ है, और फिर हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि खुल जाएगा कुछ दिन के बाद। हाँ, बंद नहीं हुआ है, ऐसा बोला गया है। तो ये बताइए कि जब आप यहाँ पर रहते हैं ड्यूटी में, तो जो छात्र यहाँ पर आते हैं जिनकी कोचिंग है, वो तो आकर आपसे पूछते होंगे कि उन्हें नहीं बताया गया है? नहीं, आज तो अभी तक कोई छात्र आए नहीं है। जी नहीं, हम बायो में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर आते होंगे तो बंद है अचानक, जब भी यहाँ भीड़ देखते होंगे तो छात्रों की भीड़ तो देखते होंगे आप? हाँ, और कुछ पता चला भी हल्ला हो रहा है कि बंद हो गया है, तो ख़राब तो लग रहा है। इतना बड़ा मतलब पेरेंट्स लोग पैसा देते हैं और मतलब इतना मेहनत करके फ़ीस जमा करते हैं, और अचानक बंद हो जाए तो सिलेबस भी रुक जाता है और एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, तो बहुत दिक्कत होता है। देखिए, छात्रों का जो भविष्य है फिलहाल अधर में है। जो छात्र खासकर इंजीनियर बनने का सपना लेकर फिटजी आए थे, और 2 तरफा मार पड़ी है। गार्जियन पर तो पैसे की मार पड़ी ही है, साथ ही अभिभावक इस बात को लेकर ही परेशान है कि उनके बच्चे का क्या होगा, क्योंकि हाथ में सिलेबस जो यहाँ से कोर्स मटेरियल दिया जाता है पढ़ने के लिए, वो कोर्स मटेरियल भी अब उनके हाथ में नहीं है। दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं है। परीक्षा सर पर ऐसे में छात्रों को दिखता है तो कोई परीक्षा को लेकर कोई सिलेबस नहीं दिख रहा है, ना कोर्स मटेरियल दिख रहा है, तो ताला। बड़ी बात कि जब आप अभिभावक से करोड़ों रुपए लेते हैं, तो क्या आप एक सूचना बाहर में नहीं लगा सकते हैं कि हाँ, यह संस्थान क्यों बंद है, कितने दिनों के लिए बंद है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाली संस्था में फिटजी पर ताला लग जाने की चर्चा चारों तरफ है। इंजीनियर बनने का सपना दिखाने वाले ऐसे संस्थानों की इस हरकत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों को इस मामले में पहल करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की मेहनत का पैसा डूबा है। ऐसे में राज्य सरकार चाहे तो ऐसे संस्थानों पर लगाम लगाकर पैसे निकलवा सकती है। तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार सभी अभिभावकों के साथ है, और उन्होंने लोगों से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है। वाकया सामने आया है, बहुत दुखद है। आज कितने अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर वो तालाबंद करके फरार है। कई 1 करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए का हेराफेरी का मामला यह है। निश्चित रूप से अभिभावकों से मुझे लगता है अब तक FIR या प्राथमिकी दर्ज हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो मैं अपील करूंगा अभिभावकों से वो आगे बढ़कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। राज्य सरकार उनके साथ है, कड़ाई से पेश आया जाएगा, हर हाल में पैसे वापस दिलाएगी। फिटजी बंद होती है और गार्जियंस के पैसे लिए हुए हैं, तो सरकार को चाहिए कि फिटजी को पकड़कर और उन सभी गार्जियंस का पैसा वापस कराना चाहिए, क्योंकि जब मर्जी तब पैसा ले ले और भाग जाए, ये नहीं हो। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग की है। हेमंत सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। धमकी के मद्देनजर यह सुरक्षा मांगी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है, और इस मामले को लेकर के हेमंत सरकार से सुरक्षा की मांग की गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि बिहार सरकार से सुरक्षा उन्होंने नहीं मांगी है, केंद्र से भी उन्होंने सुरक्षा की मांग नहीं की है। झारखंड सरकार से पप्पू यादव सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई, और लगातार उनकी धमकियों को लेकर के पुलिस भी जांच करती रही। हालांकि कई बार वो खुद सवालों के घेरे में आए, और कहा यह भी चाहता रहा कि कुछ उनके जो समर्थक थे उनसे ही धमकी दिलवाई गई। कुछ ऐसे भी मामले सामने आते रहे। लेकिन इन सब के बीच अब हेमंत सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग पप्पू यादव ने कर दी है।
और धमकी के मद्देनजर ये सुरक्षा मांगी है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें धमकी मिलती है और इसी वजह से उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। तो हेमंत सरकार जो है वो Z+ सुरक्षा मुहैया करा दे। और सवाल यही कि बिहार सरकार से उन्होंने कोई सुरक्षा की मांग नहीं की है, केंद्र से भी सुरक्षा की मांग नहीं की है। बता दें कि जब विधानसभा चुनाव का वक्त था तो चुनाव प्रचार में वहां पर गए भी थे और अब हेमंत सरकार से सुरक्षा की मांग पप्पू यादव ने की है। झारखंड सरकार से सुरक्षा की मांग की जा रही है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिवाकर जी, आखिर सवाल उठता है कि बिहार सरकार से सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव अपने पत्र में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार राजनीतिक कारणों से उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। 2019 में उनके सुरक्षा में कटौती की गई थी और उनकी सुरक्षा जो है वाई कैटेगरी की कर दी गई है, लेकिन उनकी शिकायत है कि बिहार जो है उनको वाई कैटेगरी की भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है बिहार सरकार। तो अब वो जो है झारखंड सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के साथ अच्छे उनके संबंध रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जेएमएम के लिए चुनाव प्रचार किया है। तो अब उन्हें जो है झारखंड सरकार से उम्मीद है, हेमंत सोरेन से आस है कि हेमंत सोरेन उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराए और Z+ सिक्योरिटी उन्होंने मांगी है। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो लगातार उन्हें हत्या की धमकियां दे रहा है। साथ ही झारखंड का जो कुख्यात अमन शाह गैंग है उसका भी गुर्गा माना जाता है मैंग सिंह, जो पिछले दिनों उन्हें मलेशिया से जो है धमकी दिया है। तो ऐसे में उन्होंने अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि देश विदेश और बिहार झारखंड के कई अपराधी हैं जिनके निशाने पे पप्पू यादव हैं, शराब माफिया हैं जिनके खिलाफ पप्पू यादव ने मुहिम छेड़ रखी है, उनके निशाने पे पप्पू यादव हैं। तो पप्पू यादव ने इन कारणों का हवाला देकर सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद पप्पू यादव जब लगातार झारखंड के दौरे कर रहे हैं तो झारखंड की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही है कि पप्पू यादव आखिर झारखंड में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं, झारखंड बार बार क्यों आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सीएम हेमंत सोरेन पप्पू यादव की मांग पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया दिवाकर जी इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।